अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कस्साना। बहुत ही अजीब से फ़ैसले आ रहे हैं और ख़ास तौर पे ये जो कल फ़ैसला आया है और इद्दत केस जो था और जिस तरीके से हमारी जो नसूस हैं, जो जो कि हमारे दीन की बुनियादें हैं, उनके ऐन बरअक्स और जिस तरीके से ये सारा कुछ किया गया है और एक ख़ातून को जिस तरीके से और वो भी पर्दादार ख़ातून को जिस तरह अदालतों में रगेदा जा रहा है, ये हमारी हिस्ट्री में कभी पहले ऐसा नहीं हुआ था और ना ही कभी सुना था ऐसा कि कभी हुआ हो। तो ये जो सूरत-ए-हाल है ये हमें किधर लेके जा रही है, बहुत ही भयानक किस्म की सूरत-ए-हाल जो डेवलप हो रही है और ऊपर-नीचे हैट्रिक हो चुकी भी है, 3 फैसले आ चुके हुए हैं और उसके बाद अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उधर से इलेक्शंस जो हैं वो सर पे हैं और इलेक्शंस की जब बात आती है तो फिर मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि मैंने तो ये पाकिस्तान का झंडा जो है ये लगा दिया है और ये पाकिस्तान के इलेक्शंस तक इंशाअल्लाह जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, उस तक ये इधर ही रहेगा और हम इंशाल्लाह आपको याद कराते रहेंगे कि निकलो पाकिस्तान की खातिर, निकलो अपने ईमान की खातिर और ये आपने वोट डालना है और आज हमें जॉइन कर रहे हैं शुएब मरगूब साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और उनसे भी मेरी गुज़ारिश होगी कि वो भी इसमें हमें ज़रा बताएँ कि कैसे लोग निकलें बाहर और कैसे अपना वोट इस्तेमाल करें, ताकि कल को ये ना कहा जा सके कि जी मैं तो बिज़ी था और मैं ये कर रहा था और मैं वो कर रही थी और मैं फिर नहीं कर सकी और फिर मैं ये शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें हमारा जो रोल बनता है वो क्या है, इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं और पाकिस्तान की जो बाकी डेवलपमेंट्स चल रही हैं, उन पर भी बात करेंगे। हमें जॉइन करें जनाब शुएब मरगूब साहब। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सुहेब भाई। एक तो ये है कि शुरू में ही बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि शुरू में ही ज़रा मुझे आप बताएँ कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि 8 फरवरी को लोग निकलें और वोट डालें, फिर हम आते हैं बाकी डेवलपमेंट्स की तरफ जी। देखिए, जो फ़िल्म पठान आई थी, इंडिया में रिलीज़ हुई थी, उसमें शाहरुख खान ने कौम से एक सवाल किया था हुँ, कि आप जब आपने ₹2 की कोई चीज़ लेनी हो तो आप 25 सवाल करते हैं, आपने ₹200 की चीज़ लेनी हो तो 50 सवाल करते हैं, कोई चीज़ लेनी हो तो आप 500 सवाल करते हैं। तो जब हाँ, आपने एक नुमाइंदा इलेक्ट करना हो तो आप उसे एक भी सवाल नहीं करते। अच्छा, हाँ, इसी तरीके से उस फ़िल्म में ये एक इम्पोर्टेंस बताई गई थी कि वोट डालना जो वो इतना अहम है। अब आप देखें कि अगर हम कल मतलब 8 फरवरी को अगर हम इलेक्शन वाले दिन अपने 2 ढाई 3 घंटे निकाल लेंगे कि हम पोलिंग स्टेशन तक जाएँ, तैयार हों, वहाँ तक जाएँ, वोट कास्ट करें, वापस आ जाएँ, तो ये ढाई 3 घंटे हमारे जो अज़ाब के आगे सवा 2 लाख घंटे होने हैं। 1 साल में कुछ तकरीबन 2,20,000 घंटा होता है। तो उस सवा 2 लाख घंटा उससे अज़ाब से हमने निजात पानी है, तो फिर हम हुँ, मतलब अपना वोट ज़रूर डालें। और वोट इतना अहम है कि ये हमारे बच्चों का करियर है, ये हमारा अब तो बल्कि इसमें एक नई चीज़ शामिल होगी कि हमारे इस्लाम का भी इसमें मैं ये बता हुँ, दूँ कि इसमें हमारे इस्लाम की भी बक़ा है। ये एक हाँ, नए तरीके से जो दीन अकबरी पैदा किया जा रहा है, उसमें भी मतलब एक हमें जाना चाहिए कि हुँ, इस्लाम क्या है, उस पर भी हमें अंगूठा ये सोच कर लगाना चाहिए कि अगर हम मुसलमान हैं, तो हमें वोट देना चाहिए। मैं फिर कहूँगा कि ये अगरचे बड़ी ये इम्पोर्टेंट तर्ज़ जमहूरियत इस्लामी तर्ज़ का नहीं है, अगरचे ये तर्ज़ जमहूरियत के बहुत से पहलू इस्लाम से मुतसादम है, लेकिन हुँ, फिर भी चूँकि इसी जमहूरियत के ज़ेर साया जो जुडिशरी अपनी पार्लियामेंट की बालादस्ती को मान चुके हुए हमारे जो काज़िल क़ज़ा साहब हैं, वो जाके तशरीफ़ फरमा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर और ये कह के आए हैं कि मैं आपकी बालादस्ती को मानता हूँ। हालाँकि हाँ। इस्लाम पार्लियामेंट की बालादस्ती को नहीं मानता। तो उस ऐसे में हमें जाके अपना वोट देना ज़रूर चाहिए कि हम यहाँ पे कानून खुदाबंदी को नाफ़िज़ होते देखना चाहते हैं। तो ये इतना ही अहम है जितना हमारे बच्चों का फ्यूचर। अच्छा, अब जी। एक चीज़ इसमें थोड़ी-सी ऐड कर दें, वो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सुहेब भाई। आपने मुझे याद है मैंने आपके साथ काम किया हुआ है जिस तरीके से आप माशाल्लाह इलेक्शंस कवर किया करते थे और जिस तरीके से आपकी एक अमीक निगाह जो थी वो इसके ऊपर रहती थी। एक चीज़ जो है इस दफ़ा बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, वो ये है कि जी बाहर निकलेंगे तो फिर कहीं उठा के ना कोई ले जाए, खौफ आता है, बाहर कोई धमाका ना हो जाए। तो मैंने 1-2 दोस्तों से बात की तो जब उन्होंने ये कहा तो मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ, क्या हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो हैं, क्या वो घरों में एंटर नहीं हो सकते? क्या घर में मौत नहीं आ सकती? तो अगर मौत आनी है, जो कि हमारा ईमान है कि आनी है और जहाँ पे लिखी हुई है वहीं पे और उसी लम्हे पे आनी है, तो फिर उसमें डरने वाली क्या बात है? इस पे आप क्या कहेंगे कि खौफ को कैसे जो है वो टैकल किया जाए? जी। देखिए, बिल्कुल सही हज़रत सुलेमान फ़ारसी का वाक़या भी है ना कि एक आदमी ने आपसे कहा कि मुझे फलाँ जगह पहुँचा दो, मैं मौत से डरना चाहता हूँ। तो वो हज़रत खला सुलेमान में उतरा। अलैहिस्सलाम। हाँ, जी, हाँ, जी, 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 सॉरी सर। हाँ, हाँ, तो वो सलमान अलैहिस्सलाम सॉरी। तो हाँ, वो जब हाँ, वहाँ पे चला गया, आपने उनको वहाँ भेज दिया, पहले तो आपने तरद्दुद किया, ये जो आप क कह रहे हैं कि मुमकिन नहीं है, इज़राइल के लिए तो ऊपर से ही उसने आना है ना। तो वो हाँ, तो रास्ते में भी दबोच सकता है जाके, उसने डायरेक्शन लेनी है, उसके लिए कौन-सा कोई बिल्कुल, रुकावट है, कोई बिल्कुल। हेलीकॉप्टर पे तो आना नहीं है। हाँ, तो वो वहाँ चले गए और इज़राइल कहता है कि मैं यही सोच रहा था कि ये यहाँ आएगा कैसे? अपनी आएँगे मर्ज़ी से खुद कैसे? भी हाँ, आता तो मौत वहाँ लेके जाती है और ऐसे वाक़यात बेतहाशा हैं
कि जहाँ 40-40 लोगों ने बचने के लिए किसी ज़लज़ले से, किसी आतिशफ़शा से बचने के लिए किसी जगह पनाह ली और जो नहीं बचना चाहा, वो बच गया और जो बचना चाह रहे थे 40-50 वो सारे मर गए। तो एब्सोल्युटली, ये तो एब्सोल्युटली। एक कहानी है कि हम वहाँ जाएँगे तो ये होगा, वहाँ जाएँगे तो ये नहीं होगा। इसे बिल्कुल लोगों को वोट डालना चाहिए, बिला खौफ व खतर वोट डालना चाहिए क्योंकि अब इसमें इस्लाम की बका का तसव्वुर भी आ गया है। ये हम हुँ, समझ लें कि हम मतलब मैं ये कहना नहीं चाह रहा, मतलब ये बहरहाल इस्लाम के लिए भी ये हम अपने आप को पाकिस्तान को इस्लाम का किला करार देते हैं ना कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है। अब ये इस्लाम एब्सोल्युटली। के किले में एक ऐसी डेंट मारी गई है कि जिससे मतलब हम सोशल सेक्टर उसमें समाजी निज़ाम में मुल्क में देखें जो एक सर्वे हुआ था उसमें कुछ मुल्क में तकरीबन 27 लाख बेवाएँ मौजूद थीं। अब हुँ, ये बेवाएँ अगर दूसरी शादी करेंगी तो इनका फ्यूचर खतरनाक हो गया। हमने इसे एक फैसले से डाल दिया कि कोई भी नौकर उठ के कह देगा कि इसने तो गलत शादी कर ली। हाँ, नौकर की हाँ, गवाही चलेगी और वो गवाही नहीं चलेगी जो इस्लामी तारीख में और कुरान पाक की आयतें भी मौजूद हैं जिस पर हम आगे चल के शायद आपको सवाल करेंगे। हाँ, नहीं हाँ, करेंगे तो हाँ। मैं बाद में बात करूँगा क्योंकि अभी तो नहीं, हम सिर्फ इलेक्शन के ठीक में है, वोट कास्ट करने की अहमियत पे बात कर रहे हैं। तो मैं तो ये एब्सोल्युटली। कहूँगा कि वोट लाज़मी डालना चाहिए क्योंकि इसमें हमारे बच्चों का फ्यूचर पिन्हा है। और वोट और ये डालते आपने हुए जो सवाल करना हाँ, चाहिए कि हुँ, भाई आपने 2000 1988 में भी कहा कि पाकिस्तान की तकदीर बदल बदल देंगे, 90 में भी कहा कि तकदीर बदल देंगे, 93 में भी कहा कि तकदीर बदल देंगे, 96 कब में भी बदलेंगे? कहा कि तकदीर बदल देंगे, हाँ, 97 में कहा, 95 में कहा, 2002 में कहा तकदीर बदल देंगे, ते 8, 13, 18 और अब 24 में फिर कह रहे हैं तकदीर बदल देंगे। तो ये कौन-सी तकदीर है जो इतनी बार हाँ, बदलने के बावजूद नहीं बदली और अब झूठे नहीं का बदली इतबार जाए। किया? जी, और तो ये जो आपने इसलिए बात कही है ना हाँ, ये जो बात आपने रिलिजन के हवाले से भी बात की है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ख़वातीन हज़रात। इस पे भी आप ये सोचिएगा क्योंकि जहाँ पे जिस तरह मैं समझता हूँ कि सुहैब भाई ने बड़ा ज़बरदस्त रेफ़रेंस दिया है दीन अकबरी का। अब ये अंदाज़ा लगा लें कि अगर दीन अकबरी का मामला यहाँ पे नया शुरू हो गया, खुदा ना ख़ास्ता, तो फिर हमारे दीन की और उसके ऊपर चलने वालों के लिए क्या-क्या चैलेंजेज़ होंगे, ये भी ज़रा ध्यान में रखें। और ये जो लोग बता रहे हैं कि जी आप डरिएगा, ये बाहर ना जाइएगा, ये ना कीजिएगा, ये इनकी बातों में नहीं आपने आना। अगर आपने 70 टू 80% लोग बाहर निकल आए, तो फिर आप समझ लें कि सारे का सारा जो मामला जो ये एक रेजिम चेंज का पूरे पूरा ऑपरेशन था, उसके जो पीछे साजिश थी, वो सारे को सारी को आप तलपट कर सकते हैं। क्यों सोहेब भाई? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं तो बल्कि ये कहता हूँ ना कि इवन 65-70 भी परसेंट वोट कास्ट हो गए तो ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा, निज़ाम जो इस पे बना हुआ हुँ, है। और हुँ, अगर ये 80-85% वोट कास्ट हो गए तो फिर तो मतलब कुछ इस निज़ाम में कुछ बचेगा नहीं। ये बिल्कुल जिसको हुँ, कहते हैं ना तहस-नहस हो जाएगा, बुलडोज़ हो जाएगा। तो बिल्कुल ठीक है। लोगों को निकलना चाहिए और ये सोच के कि चाहे मतलब आप कभी हाल ही में इंडिया में भी फ़िल्म आई है कि जिसमें वोट की अहमियत पे कि लोग वोट कास्ट करेंगे तो फिर निज़ाम बदलेगा, वोट हाँ, कास्ट नहीं करेंगे तो निज़ाम बदल वो उसी तरह रहेंगे। उस फ़िल्म में हीरो आखिर में मतलब बचा नहीं पाता अपनी बेगम को, अपने बच्चों को और उसमें हुँ, बहुत से लोग मारे जाते हैं। लेकिन उसमें उसने वो हेट के एक उन्माद पे फ़िल्म बनी हुँ, मतलब इंडिया में जो हेट चल रहा है मुसलमानों के हाँ, खिलाफ और अक़लियतों के खिलाफ, तो लेकिन उसमें उन्होंने वोट से फिर भी निज़ाम को तहस-नहस कर दिया एक बार। तो एक एक बार बार ये कर दिया। निज़ाम तहस-नहस लाज़मी होगा अगर इस बार लोग वोट डालने के निकल पड़े। वोट निकले। वरना फिर ठीक है लोग जी। बाद में ना कहें कि हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमें गुर्बत है, फिर हाँ, बाहर के वीज़े भी हाँ, नहीं मिल रहे, जहाँ मर्ज़ी रहें, फिर चाहे खूह में रहें, चाहे खाते में रहें, कोई फ्यूचर नहीं है हमारे जिसको कहते हैं ना कि फिर हम खुद अपने बच्चों के फ्यूचर पे लॉक लगा देंगे कि भाई आप सही बात। मतलब तबाही से के दहाने पे बैठे हो। जो मर जो हाँ, जो हाँ, ठीक है। अच्छा जी, ये जो 3 फैसले आए हैं जिनको मैं हैट्रिक कह रहा था, वो जो हैं मुझे ये बताएँ कि ये तीनों फैसले हमने देखा है कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट्स हैं वो हो सकती थी जो उन्होंने करने की कोशिश की है और दे दी हैं वो पनिशमेंट्स और सेंटेंसेस दे दी हैं। तो ये जो कानूनी ढांचे में हमारे जजों को एक लामहदूद किस्म के इख्तियारात हासिल हैं, ये क्या वजह है और क्यों इस तरह की सूरत-हाल हम देखते हैं? जी। देखिए, ये जो जुडिशियल सिस्टम है ना, ये जस्टिस मुहैया करने के लिए नहीं है, ये कानून पर अमल दरामद करने के लिए है। हुँ, मैं फिर एक जुमला बोलूँगा, ये रिपीट करूँगा कि ये अदालती निज़ाम और ये कानूनी ढाँचा इसलिए नहीं है कि किसी को इंसाफ मिल जाए। इसलिए है कि जो कानून बना हुआ है, उस पे अमल दरामद हो। हुँ, जज के सामने भी अगर कोई मर्डर होगा जज के सामने भी अगर कोई मर्डर होगा, तो हुँ, लाज़मी नहीं है कि जज उसको कातिल को अंदर रह दे, वो कहेगा सबूत लाओ। तो हुँ, हमारा जो कानूनी ढाँचा है, वो इसी तरह से है और उसमें जज को शवाबदीदी इख्तियारात बिल्कुल नहीं दिए गए, वो कुछ चीज़ों का पाबंद है।
देखिए, अगर हाँ, किसी के खिलाफ 302 का मुकदमा आया है, तो 302 में के मुकदमे में भी उसको फांसी या सज़ाए मौत देने की बजाय 4 साल, 5 साल दे सकता है कि इतनी ग्रेविटी के साथ क्राइम साबित नहीं हुआ कि उसने बचाने की कोशिश की, अगला मर गया। देखना, किसी ने अपने डिफेंस में किसी के बिल्कुल। पेट में मुक्का मारा और वो उस मुक्के से हलाक हो गया, तो वो मुक्का डिफेंसिव था लेकिन क्राइम भी हो गया, तो एक इंटेंशन नहीं थी क्राइम की। तो हुँ, इसमें भी अगर ये जो इन्होंने 294 में सज़ा दी है इसको, वो एक्चुअली ये एक इंटेंशनल क्राइम हुआ और इसमें फिर उन्होंने 294 भी लगा दिया कि यानी इसमें हुदूद का कानून भी लगा दिया। अब हुदूद के कानून के लगने के बाद इसमें कानून शहादत में जो इस्लाम का कानून शहादत है, मैं इस पे तो नहीं जा ही नहीं रहा ना, ये जो अंग्रेज़ी कानून है। हुँ, हुँ। जो अल्लाह ताला हाँ, का कानून है, अगर आप उसमें देखें तो औरत की गवाही के बारे में इवन कुरान पाक की आयतें भी उतरी हुई हैं। हुँ। आपको याद होगा कि ना हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जी, जी। ज़ैनब से शादी के बारे में भी आयत उतरी और भी उतरी और इसी तरह खबरों के बारे में भी उतरी। ज़कात के बाद जब एक आपने अपने एक पैगम्बर को भेजा ज़कात दो एक रियासत हुँ, में, उन्होंने जब अफ़वाह फैली कि रियासत ने उधर की रियासत ने उसका मर्डर कर दिया है, तो जंग की तैयारी हो गई थी। तो फिर उस वक़्त भी हाँ। एक आयत उतरी, सुनी सुनाई बातों पे मत जाओ। ये मैं गरीदा फ़ारूकी हुँ, और दीगर लोगों के बारे में कह रहा हूँ कि ये जो इस वक़्त हाँ, अपना इस्लाम नाफ़िज़ कर रही हैं, जो खुद इस्लाम के किसी पहलू पे पूरा नहीं उतरती। तो इस पे देखें, ये जजों को जो इख्तियारात दिए गए वो कानून में एक हद के अंदर हैं। इस वक़्त जो इंटेंशनल आप देखें ना, सारी इंटेंशन चली आ रही है कि इंटेंशनल मैक्सिमम पेनल्टी देनी है। इट हाँ, मीन्स कि किसी को ज़्यादा से ज़्यादा अरसे के लिए सियासत से हटाना है। तो हटाना इसका है। मकसद सिर्फ़ एक शख्स को सियासत से हटाना और ज़्यादा से ज़्यादा अरसे के लिए बाहर रखना है, जो नहीं रहना चाह रहा। जी। ठीक है। अच्छा ये बताएँ कि ये जो हमारी जो पाकिस्तानी अदालतें हैं, क्या ये जो शरई मामलात हैं, जो दीनी मामलात हैं, जो कि बड़े नाज़ुक तरीन और अहम तरीन मौज़ूआत हैं, उनके ऊपर भी अपने सादर फैसले कर सकती हैं इस तरह के कि जो जी चाहे वो कर दें और जो जी चाहे वो उल्टा दें? जी नहीं, आपने जावेद गामदी साहब की एक खिताब सुना होगा जो एक चैनल पे बाकायदा टेलीकास्ट भी हुआ जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स भी बैठे हुए थे, एंकर्स भी थे और ये वो। हुँ, उसमें भी हुँ, उन्होंने कहा कि ये जो इद्दत है ये मुख्तलिफ सूरतों में डिफाइन होती है। हुँ, मसलन एक शादी हुई इस्लामी तारीख में बड़ी अपना मशहूर और मोतबर शादी हुई जिसमें इद्दत का मामला था, तो कुरानी आयत भी उस पे उतरी और फिर इद्दत के हवाले से उन्होंने ये कहा कि अगर किसी औरत की अपने शौहर से मुलाकात ही नहीं हुई, हाँ, अगर किसी औरत की अपने शौहर से उस अरसे तक मुलाकात ही नहीं हुई जो इद्दत का पीरियड है, तो हाँ, फिर इद्दत ज़रूरी कोई नहीं है। वजह 0 हाँ, दिन के कोई बाद फिर भी कोई वजह शादी हो सकती है। लाहौर हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया अभी 2 साल पहले, 1.5 साल पहले डिसीजन दिया, जिसमें एक औरत ने तलाक लेने के अपने कोर्ट में ही किसी मैरिज को तोड़ने के बाद कोर्ट के ज़रिए अगले दिन शादी कर ली। और उस औरत ने हुँ, ये कहा कि मैंने अगले दिन शादी कर ली, मुकदमा फिर कोर्ट में आया, फैसला औरत के हक में हुआ। अब हाँ, औरत के हक में क्यों फैसला हुआ? औरत के हक में इसलिए फैसला हुआ कि इस्लाम जो है ना वो बाज़ सूरतों में एक औरत यानी बीवी की गवाही को, माँ की गवाही को मुस्तनिद तस्वुर करता है, चाहे पूरा हुँ, मुआशरा एक तरफ खड़ा हो जाए। आपको हुँ, याद होगा कि जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शादी हुई, तो एक औरत वहाँ पे खड़ी हो गई, उसने कहा कि ये जिसके साथ शादी हो रही है, इसको भी मैंने दूध पिलाया है, तो ये दोनों बहन-भाई हैं, ये शादी खत्म हो जाए। ये मामला हुँ, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू पेश हुआ और आपने वहाँ पे जब औरत की गवाही को सुना कि इसने कहा कि ये भाई मेरा बेटा है, मतलब रज़ाई भाई हाँ, है, रज़ाई उसका भाई, बेटा हाँ, है तो फिर ये बहन-भाई की शादी नहीं हो सकती, आपने वो शादी मनसूख कर दी और वो शादी हुँ, टूट गई। मतलब वो शादी टूटी सिर्फ़ एक गवाही पे, पूरा समाज दूषित था जो शादी में शामिल भी हुआ था, जो उसके बाराती भी थे, सारा कुछ थे। लेकिन वो हाँ, शादी नहीं चली क्योंकि एक माँ ने ये कह दिया कि ये मेरा बेटा है। अच्छा, इस्लाम माँ की गवाही को आप देखें ना, क़यामत के दिन लोग अपनी माँ हुँ, से पुकारे जाएँगे, बाप से नहीं पुकारे जाएँगे, अल्लाह ताला पर्दा रखेगा। एब्सोल्यूट हमने तो तमाम एब्सोल्यूट पर्दे चाक करके तो खुद को देखें, हम किसी औरत को भरना नहीं कर रहे, हम समाज हमारा भरना हो रहा है। और जो लोग हुँ, इस मामले में उठ नहीं रहे, बोल नहीं रहे, वो इस्लाम को मस्ख़ होता हुआ देख रहे हैं और कुछ कह भी नहीं रहे। अब आप देखें कि जी जो ये वाले मामले हैं इद्दत के, ये हर पहलू पे मुख्तलिफ हैं। खुद जज साहब ने भी ये तस्लीम किया, जब उनको कहा गया कि इस पे तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मौजूद है, तो उन्होंने कहा वो एक डिफरेंट केस था। अच्छा, अभी वो हुँ, केस उन्होंने देखा भी नहीं, वो केस उन्होंने पढ़ा भी नहीं और वो केस वहाँ पे सुनाई भी नहीं दिया। तो वो उन्होंने कैसे कह दिया कि वो डिफरेंट केस है, उनकी कौन-सी केस की शिक डिफरेंट थी, ये अभी इसमें आया ही नहीं। हुँ, तो ये जो इन्होंने फैसला दिया, ये एक्चुअली मावराए
आइन, कानून तो एक तरफ, ये मावरा इस्लाम है। मावरा जी। इस्लाम भी है। तो इसमें इसमें मुझे एक बताएँ फिर एज़ ऑफ टुडे जिस तरह की ये डिसीजन आया है, तो फिर क्या इमरान खान और बुशरा बीबी की तलाक वाक़ई हो गई कि नहीं हुई? देखिए, इस्लाम जो है, जो इस्लाम है वो जब अय्यूब खान ने 1962 में आइली कवानीन नाफ़िज़ किए और उसमें उन्होंने लाज़मी कर दिया कि निकाहनामा होगा, कागज़ी कार्रवाई होगी, कोर्ट्स बीच में आएँगी, हम बीच में आएँगे, अपनी रियासत बीच में आएगी, तो इस्लाम इसको नहीं मानता। उस वक़्त भी मौलवियों ने बहुत ज़्यादा मज़ाहिमत की थी, फिर बाद में एक्सेप्ट कर लिया। हुँ, एक्सेप्टेंस इस वजह से हुई कि फिर लोग झूठी शादियाँ करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारे माशरे में बहुत से लोग झूठे भी हैं, वो मिसयूज़ भी करते हैं कि मैंने शादी नहीं की। हुँ, तो हुँ, इसलिए समाज का बीच में आना और इदारों का बीच में आना ज़रूरी हो गया, जैसे इस वक़्त भी आपको नज़र आ रहा है कि इदारों का बीच में आना ज़रूरी भी है, लेकिन गलत हुआ। अच्छा, अब जब आइली कवानीन के नफ़ाज़ के बाद ये सारा डॉक्यूमेंटेशन हो गई शादी के निकाहनामे की, तो ये एक इसमें भी एक ये चीज़ रखी गई कि गवाही जो है ना और शादी के उसमें जो निकाह के मुख्तलिफ पहलू हैं, उसकी क्या अहमियत होगी, उसमें वकील रखा गया, उसमें अपना औरत के गवाह रखे गए, मर्द के गवाह रखे गए और एक पूरा समाज बीच में आया। तो मतलब बुनियादी चीज़ ये है कि इसमें हमने इस्लामी कानून को बाला-ए-ताक रखा इस फैसले में। जब जज साहब ने हुँ, फैसला सुनाया, तो उन्होंने नंबर 1 ये कि ये बीच में नहीं देखा कि औरत क्या कह रही है। औरत ने ये कहा बीच में कि हमारी शादी हो चुकी हुई है और इसमें उन्होंने किसकी गवाही अगर हम इसके थोड़ा-सा और पीछे चले जाएँ ना, तो जब ये पर्चा दर्ज हुआ, जब ये हाँ, मामला चला, इस्लामाबाद के किसी आदमी ने, लतीफ़ नामी आदमी ने पर्चा दर्ज कराया। अच्छा, वो हुँ, पहले रिजेक्ट हो गया कि ये शादी लाहौर में हुई थी, तो ये हमारे दायरे-कार में नहीं आती। फिर ये अचानक ही पता नहीं कैसे इस्लामाबाद के जज साहब की अदालत में एक्सेप्ट भी हो गई, कुदरतुल्लाह हो साहब गई, की। हो गई। हुँ, अच्छा, इसी दौरान में जो अपना साबिक शोहर थे, ख़ावर मानिका साहब, वो गिरफ्तार हो गए। क्योंकि हाँ, किसी ने बताया जो बीच में इस जिसके सियासी फ़ायदे उठाना चाह रहे थे, उन्होंने किसी को बताया, उनको किसी ने बताया कि ये मामला उलट सकता है कि अदालत उस बंदे से पूछेगी कि भाई तुझे क्या तकलीफ़ है? यानी हाँ, तुम कंप्लेनेंट किस तरह से बन गए हो? तो या तो ख़ावर हुँ, मानिका अपना मुतासिर है या इमरान खान है या बुशरा बीबी हैं, तीनों में से ये तुम लतीफ़ साहब कहाँ से आ गए? हाँ, हाँ, तो तुम कौन से कहाँ से पैदा हो गए? तो इस दौरान में अचानक ख़ावर मानिका साहब गिरफ्तार हो गए। अच्छा, हुँ, हुँ, ख़ावर मानिका की अगर आप हिस्ट्री देखें इसी शादी के बारे में, तो उनकी एक वीडियो भी चली और उनका गोदी मीडिया के एक बड़े चैनल पे प्रोग्राम भी चला हुँ, और अपना एक बड़े अख़बार में डबल कॉलम ख़बर भी छपी कि मेरी बीवी बड़ी पाकीज़ा है और उनकी शादी कानून के मुताबिक इद्दत पूरी करने के बाद हुई। हुँ, क्योंकि ख़ावर हाँ, मानिका पर जब हमले होना शुरू हुए, तो उन्होंने कहा अच्छा, इसी दौरान ख़ावर मानिका साहब को वो लोग पकड़ के ले गए, जो बहुत से लोगों को पकड़ के ले जाते हैं। हुँ, अच्छा, वो लोग पकड़ के ले गए और जैसे और वो तकरीबन 10-15 दिन पहले उनकी रिहाई मुमकिन हुई। इस बात पे गौर कीजिएगा, 10-15 दिन पहले हाँ, रिहाई मुमकिन हुई, जब ये लतीफ़ साहब ने पर्चा वापस लिया और फिर साथ ही ख़ावर मानिका साहब फ्री बन गए। क्योंकि हुँ, अब वो रुकावट दूर हो गई कि भाई तुम कौन? तो तुम कौन की रुकावट दूर होने के बाद ख़ावर मानिका डायरेक्ट थे, लेकिन एक झूठे की गवाही तो मौसर ही नहीं है। मौसर ही आप नहीं है, देखें हाँ, ना, तो हाँ, ख़ावर मानिका का रिटन और वर्बल और वीडियो बयान मौजूद है कि मेरी बीवी ने इद्दत पूरी होने के बाद की। तो झूठे इस्लाम में झूठ को उम्मुल ख़बाइस करार दिया गया। उम्मुल ख़बाइस इसलिए नहीं करार दिया गया कि हमें कोई हुँ, कह दियो, इसलिए करार दिया गया कि इससे बहुत से ख़बासतें पैदा होती हैं, जैसे इस केस में हो गई। हमने एक झूठे हाँ, के हाँ। कहने पर पर्चा दर्ज किया और एक झूठे के कहने पर हमने इस पर्चे को चलाया और एक झूठे के कहने पर हमने 2 लोगों में तलाक का फ़ैसला कर दिया। अच्छा, और इसी तरह एक और के कहने के ऊपर हमने ये भी सुना कि निकाह खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि इद्दत पूरी नहीं हुई। तो निकाह खान का जी, क्या जी। ताल्लुक है इद्दत के साथ या उसको कैसे पता है कि इद्दत पूरी हुई है कि नहीं हुई? हाँ, देखिए निकाह खान साहब ने सिर्फ ये नहीं कहा कि इद्दत पूरी नहीं हुई, पहले उन्होंने कहा कि इद्दत पूरी हो गई है। हाँ, निकाह खान साहब मुफ्ती यूसुफ साहब की एक ये भी स्टेटमेंट मौजूद है कि इद्दत पूरी हो गई है। लेकिन कुछ मौलवी ऐसे हैं जो आपने देखा होगा कि हर दौर में इक़्तिदार के लिए बिकते रहते हैं, किसी न किसी चीज़ के लिए हाँ, बिकते रहते हैं। अब ये बिके हैं या इन्होंने क्या कोई दबाव में या क्या चक्कर है, पहले इन्होंने शादी को जायज़ करार दिया और मुकदमे से पीछे हटना चाहे। लेकिन फिर ये हाँ, एकदम डट गए और सारा कुछ हो गया। तो अब इसमें जहाँ तक शादी का मामला है ना, देखें जो दीगर कवानीन भी है, जैसे एक अब आई थी एक के एक आदमी खड़ा हुआ इलेक्शन में और उसकी उस वक़्त उम्र जो है वो 2 माह कम थी। ये मंजूर भुट्टो के ज़माने की बात है। ज़ुल्क़ुरनैन साहब उस वक़्त शायद एडवोकेट जनरल पंजाब होते थे।
तो हाँ। जब ये समाअत शुरू हुई तो उनकी नाअहली खत्म हो चुकी हुई थी। यानी जब इलेक्शन हो गए और वो इलेक्ट हो गए तो उनकी जो 25 साल की उम्र थी वो पूरी हो गई। इस तरह का कोई केस था, काफ़ी पुराना है, मैं इसके हुँ, फैक्ट्स हुँ, भूल रहा हूँ, लेकिन 2 माह का ठीक। था हिसाब-किताब। तो उन्होंने कहा कि जब मुद्दत इसकी पूरी होगी तो अब केस जो है वो नाअहली खत्म हो गई। अब तो नाअहली खत्म हो गई ना, जब हम हियरिंग कर रहे हैं तो ये इलेक्ट हो गया। और ये हाँ, फैसला उनके हक में हो गया और वो वाहिद एडवोकेट जनरल थे जो उसमें बुलवाए भी गए थे। और यही केस मेरा ख़्याल है शहबाज शरीफ का भी था कि जब हम वो डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने 2 जगह से इलेक्ट हो गए थे। उन्होंने कहा कि अब चूँकि वो रिज़ाइन कर चुके हैं तो अब उनकी नाअहली ख़त्म होगी। एक केस उनका इस तरह का था। हुँ, इंडिया में भी इस हाँ, तरह के केस हुए कि एक आदमी को इलेक्शन कमीशन का मेंबर बना दिया गया तो उस वक़्त उनका तजुर्बा 2 माह कम था। तो उन्होंने कहा कि जो 2 माह की कम की मुद्दत है, अब जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं तो ये पूरी हो चुकी है। वो भी नहीं, अच्छा, ठीक है। शादियों के बारे में ऐसे फैसले बाद अदालतों में मौजूद हैं कि जब ये ज़िक्र कर रहे हैं, जब केस चल रहे हैं तो अपना इद्दत पूरी हो चुकी हुई है, लिहाज़ा शादी वैलिड है। हाँ, शादी वैलिड लेकिन है ओन क्योंकि चौधरी को भी ये बीच में ओन चौधरी भी तो आ गए ना, वो भी टपक पड़े, मोहसिन कुश आदमी है और उसने भी कहा जी कि नहीं इद्दत नहीं पूरी हुई। उसको भी पता नहीं कहाँ से पता चल गया कि जी इद्दत नहीं पूरी हुई। देखिए, हम ओन चौधरी को तो इसलिए भी डिस्कस नहीं करेंगे कि ओन चौधरी फ्री कोई नहीं। ना वो 3 हाँ, में थे, ना 13 में थे। ना कह ही वो सकते इस हैं कि वो काबिल है। गवाह के वक़्त हाँ, कह सकते हैं कि वो हुँ, वहाँ पे मौजूद थे। अब जो सियासत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो इस्लाम के निज़ाम से मुतसादिम है, हमारा जो जमहूरी निज़ाम है जिसमें कोई अपने आप को पेश करता है किसी ओहदे के लिए, वो गैर शरई है। तो जब वो गैर शरई इलेक्शन में लड़ रहे हैं, तो शरीयत के मुताबिक उनकी गवाही वैसे ही वैलिड नहीं है। अच्छा, हाँ, अब इसमें जो एंकर्स बोल रहे हैं, जैसे गरीदा फ़ारूकी बहुत ज़्यादा उछल रही हैं, तो वो खुद कितना इस्लाम पर अमल कर रही हैं, उनका तो लिबास इस्लाम के मुताबिक नहीं है। तो उनको हाँ, भी अगर वो इस्लाम के पूरे पूरे इस्लाम को उस तरीके से नाफ़िज़ करना चाहती हैं, तो ठीक है, पहले वो जाएँ और किसी अपने शोहर से परमिशन लें और दुपट्टा ओढ़ के जैसे भी जो एक शरई लिबास है, उसमें होके आएँ। तो अब इस्लाम पर वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने इस्लाम को पता भी नहीं है। जिन पता भी जज नहीं। साहब ने फैसला किया है, मुझे नहीं पता कि वो उनके पास मुफ्ती की डिग्री है कि नहीं, उन्होंने कहीं से अपना इस्लाम का कोई कोर्स किया या नहीं किया, किसी दीनी मदरसे में हुँ, कभी गए या नहीं गए और ये भी नहीं पता। अभी तो ये हाँ, भी नहीं पता कि जज कुदरतुल्लाह हैं, उनका एफए में और एफएससी में और बीए में या अगर बीए किया हो या एमए में अगर एमए किया है और एलएलबी में उन्होंने तो कितना इस्लाम इस्लाम पढ़ा था, उनको कौन से हाँ, इस्लामिक कोर्स पढ़ाए गए थे। हुँ, अब मैं हुँ, एक यहाँ पे बड़ी बात करने वाला हूँ कि शादी तो जी, वैलिड है, ये तो गौहर मैंने भी कहा है, जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उनका भी स्टेटमेंट है कि शादी वैलिड है, जो उस वक़्त हुई थी वो गलत हुई थी, लेकिन अब वैलिड है, जो उनके बयान से मुझे लगा। मैं ये कह रहा हूँ कि चूँकि ये एक बड़ा भयानक केस है जिसमें दीन हुँ, अकबरी की कोई बुनियाद रखी गई है, तो हमें हाँ, ये चाहिए कि किसी भी आदमी को देखिए इसमें 27 लाख, 28 लाख, 30 लाख जो पाकिस्तान में बेवगान हैं, वो भी हाँ, फ्रीक हैं। इसमें मैं भी फ्रीक बन सकता हूँ कि फ़र्ज़ करें मेरी दूसरी शादी की नीयत है। अब कल हाँ, को कोई उठ जाए कि जी ये इसने जिस औरत से शादी की उसकी तो इद्दत पूरी नहीं था, हमें तो नहीं पता औरत के गवाही वैलिड है इसमें, क्योंकि इसमें जो औरत का मैं खुल के बात नहीं करना चाह रहा, जो सिस्टम है अगर वो उसको पता है, हुँ, वो हाँ, ओन चौधरी को तो नहीं पता, वो तो उसको पता है। हाँ, वो तो हाँ, मतलब इमरान खान को भी नहीं पता जो उसके शौहर हैं, वो तो सिर्फ़ बुशरा बीबी को पता है बिल्कुल। कि क्या इद्दत हुई कि नहीं हुई। तो इसलिए अगर मतलब सवा महीने बाद भी औरत कह देती है कि मेरी इद्दत पूरी हो गई है, तो मतलब ऐसी भी दलाइल मौजूद उसकी हैं बात पे कि यकीन करना पड़ेगा। पूरा बकरा में जाएँ तो तफ़सील के साथ चीज़ें मौजूद हैं। तो हम मतलब अगर इन चीज़ों को पढ़े बगैर कहेंगे तो हमें इस पे नहीं बिल्कुल सामने रख के करना नहीं चाहिए। करना इस चाहिए। पे मैं ये हुँ, कहूँगा कि ये एक बतौर के सारे मामलात जो हैं वो जामे अज़हर को पेश किए जाएँ, वो सऊदी अरब के किसी जगह पे पेश किए जाएँ कि भाई हुँ, आप हमारी कोर्ट ने ये फैसला दिया है तो आप ज़रा इसको इस्लामी ज़ाविये से परखें क्योंकि इससे पूरा हमारा जो अदालती ढाँचा है वो तब्दील हो सकता है। और इससे तब्दील हो यहाँ सकता पे है, ठीक बात। जो 28-30 लाख बेवाएँ पाकिस्तान में हैं, उनका फ्यूचर एट स्टेक है और जो उनसे शादियाँ करना चाह रहे हैं, उनका फ्यूचर एट स्टेक है उनका और इवन जो हाँ, शादीशुदा हैं, जिन्होंने 2-2 शादियाँ की हुई हैं, उनका फ्यूचर एट स्टेक है। कल को कोई हुँ, किसी भी बीवी को पकड़ के 4 जूते मार के कहेगा कि तुम कह दो कि मेरे शौहर ने गलत शादी हाँ, की। हाँ, तो हाँ, मतलब सही बात। इसमें बिल्कुल ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स किसी दीनी बड़े हमारे पास जो 4 बड़े मदारिस हैं, जामिया अल-मुंतज़िर है, जामिया अशरफिया ज सॉरी दे तंज़ीमुल मदारिस है, विफ़ाकुल मदारिस है, उनको चाहिए कि वो अपने-अपने जो वहाँ पे बड़े-बड़े मुफ्ती हैं, उनको बिठाएँ, ये सारा फैसला, सारी गवाहियाँ उनके सामने रखें हुँ, और इस पे एक हुँ, ऑथेंटिक बयान जारी करें। जैसे दहशतगर्दी के खिलाफ मुफ्तियान ने पाकिस्तान ने फ़तवा दिया था, उसी तरीके से ये इस्लाम में अगर दहशतगर्दी है, इस्लाम में तो दहशतगर्दी फिर है, उसमें तो इसको दूर करना चाहिए।
ठीक बात है। अच्छा, जी। एक चीज़ ना बताएँ बताएँ कि ये जो फ़ैसले आ रहे हैं, इसमें कुछ लोगों का ख़्याल है कि इसमें उन्हें कुछ अस्करियत की जो खुशबू है, वो आती है। आप समझती हैं कि क्या ये दुरुस्त है? जी हाँ, बिल्कुल ये डंडे-जूते के फ़ैसले हैं ना, तो डंडे-जूते में तो फिर ताकत ही होती है ना और ताकत को हुँ, आप अस्करियत को किसी भी तरीके से कर लें, चाहे वो टेररिज़्म की अक्सरियत हो, चाहे वो वैसे अस्करियत हो जो है हमारे यहाँ। तो ये बिल्कुल इसमें ये ठीक है। फ़ैसला जो है वो किसी दबाव का नतीजा है और दबाव से बढ़कर हुँ, देखिए मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि कोई आदमी इतना दबाव कबूल नहीं करता कि वो अपने दीनी अक़ायद से हट जाए या हुँ, अपने अख़लाक़ी जो एक उसका मयार है उससे हट जाए या अपने ज़मीर सही से बात। हट जाए। तो ये ठीक बात इसमें है। थोड़ी-थोड़ी अपनी ज़ाती मंशा होती है। रतिमंशा है। अच्छा, ये बताएँ कि अब इलेक्शन सर पे आ गए हैं, तो क्या सूरत-ए-हाल है ऑन ग्राउंड, कौन-सी पार्टी जो है वो जीतने वाली है? क्या मतलब जो आरटीएस है वो बैठेगा या नहीं बैठेगा? क्या जो घोस्ट पोलिंग स्टेशंस हैं वो मौजूद होंगे कि नहीं होंगे? और फिर ये भी बताएँ कि आपने कहा था कि हंग पार्लियामेंट बनेगी, क्या आप इस बात पे कायम हैं कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल ये हंग पार्लियामेंट बनेगी क्योंकि उनके मुफ़ाद में जो इलेक्शन कराने पे जुटे हुए हैं। जो हुँ, इमरान खान को आउट करके पीटीआई को आउट करके इलेक्शन कराना चाह रहे हैं, वो हंग पार्लियामेंट लेके आएँगे ताकि पार्लियामेंट आगे उनके आगे डांस करती रहे। इसलिए हंग तो फिर पार्लियामेंट इसका होगी। अच्छा, फिर इसका नहीं मतलब है कि लोग थोड़ा-सा तो सैटिस्फाई नहीं होंगे, तो फिर क्या तसादुम हाँ, देख रहे हैं तो आप? बिल्कुल, बिल्कुल तसादुम होगा। देखिए इस वक़्त जो लोग निकलेंगे बाहर, घोस्ट पोलिंग स्टेशंस बेतहाशा पाए जाएँगे। घोस्ट इस तरह से कि जैसे एक ख़ानदान के 5 वोट हैं, पाँचों दूसरी जगह पे हैं। कुछ लोग वोट हुँ, डालने के लिए जा रहे हैं, उनके वोट परचेज़ कर लिए गए हैं। कुछ लोगों से शनाख्ती कार्ड छीन लिए जाएँगे, जैसे मैंने पुराने प्रोग्राम में भी कहा। हुँ, हुँ, कुछ लोगों को हुँ, हुँ, फॉर्म 45 नहीं दिए जाएँगे, जैसे हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 का बंदोबस्त करेगा, लेकिन आगे दिए नहीं जाएँगे। हुँ, ये पूरा इंतज़ाम निचली सतह पर हुआ है। तो इसके बगैर भी जो लोग निकलेंगे 85% 80% वोट फिर भी कास्ट होंगे। इसमें ये पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाला वोट होगा जो पहले 60-65% कास्ट हुए थे। इसमें लाज़मी तौर पर आप देखेंगे कि ज़्यादा वोट कास्ट होंगे। अच्छा कास्ट होंगे। इसमें जो रिज़ल्ट जो आएँगे वो बेतहाशा मुतनाज़ा होंगे क्योंकि रिज़ल्ट अपनी मर्ज़ी के लाने की कोशिश में कहीं 0 लगाया जाएगा, कहीं हुँ, 5 लगाया जाएगा, कहीं 2 लगाया जाएगा। हुँ, तो इसमें बड़ी माइन्यूटली देखना होगा कि कहाँ-कहाँ जो रिज़ल्ट्स हैं वो इवन टोटल वोट से भी कास्ट कर गए हैं। जो कास्टेड वोट है वो टोटल बढ़ वोट से गए। भी एक्सीड कर रहा है। तो बड़े ओए ये होए! होंगे इलेक्शन खतरनाक किस्म के, इसमें बिल्कुल तसादुम होगा और जैसे ये खबरें आ रही है ना कि 1-2 सूबों में गवर्नर राय लग सकता है, तो बिल्कुल सूरत-ए-हाल खराब हो सकती है। खराब हो सकती है। अच्छा, ये जो बड़े-बड़े लीडर्स हैं, नवाज़ शरीफ हैं, बिलावल हैं, वो लड़ रहे हैं अपनी जगहों से, मरियम है, शहबाज शरीफ है, फजल रहमान वगैरह, परवेज़ इलाही, सलमान अकरम राजा साहब वगैरह, इस तरह के जो लोग हैं, इनकी क्या सूरत-ए-हाल है? कौन वाक़ई ये जीत जाएँगे या इनको भी कुछ खतरात मौजूद हैं? देखिए, एक औरत ने बड़ा सही बयान दिया था। उसने ये कहा था कि मुल्क में बेवकूफ़ों की, जाहिलों की और माफ़िया के आगे कठपुतली बनने वालों की तादाद भी अच्छी खासी है। ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 10-20% है। हुँ, तो नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ इन लोगों को 10-20% वोट कास्ट हो जाएँगे, 10-20% वोट इनको कहीं से आ भी जाएँगे, जो हुँ। पता ही है आपको कहाँ से गैबी आएँगे थैलों गैबी में। इमदाद गैबी इमदाद। हाँ, हाँ, निकल आएँगे। फिर भी बहुत से हलकों में इनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी लीगी उम्मीदवारों की, मैं फिर कहूँगा ज़मानतें ज़ब्त अच्छा। होंगी। हाँ, हुँ, तो इनके नवाज़ शरीफ भी असल में हारेंगे, शहबाज शरीफ भी हारेंगे। तो ये कोई इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अब नहीं है क्योंकि इलेक्टेबल्स का कॉन्सेप्ट बुलडोज़ हो गया है, इमरान खान ने कर दिया, तोड़ दिया। इसी हुँ, तरीके से जो एक था कि फ्लोटिंग वोट भी खत्म हो गए, जो मैं पहले प्रोग्राम में कह चुका। अब ये सारा वोट बैंक जो है ये इमरान खान का है और ये इतना ताकतवर वोट बैंक है कि इसके सामने सारी चीज़ें खत्म हो जाएँगी। परवेज़ इलाही अच्छा। चाहे मतलब सूबे में खड़े हैं, इसीलिए उनकी ये अफ़वाह भी फैल रही है कि वो शायद फ्यूचर के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। हाँ, क्योंकि क्योंकि वो उन्होंने नेशनल असेंबली से अपने कागज़ात विथड्रॉ करके विथड्रॉ सूबाई कर असेंबली में हुँ, मुकाबला कर रहे हैं हुँ, और वो हुँ, ऐसी स्टेटस की फिगर्स हैं कि वो फ्यूचर में क्योंकि उन्होंने सीएमशिप कुर्बान भी की हुई है ना हाँ, और हाँ, वो हाँ, चीज़ों को इंटैक्ट रखना भी जानते हैं। वो अपने अरकान असेंबली जितने भी आज़ाद जीतेंगे, वो उनको अपने साथ मिलाने में कामयाब बहरहाल हो जाएँगे। इनका हुँ, उनका एक अपना भी फ्यूचर है। तो ठीक है। तमाम तर आरटीएस का क्या कोशिशों बनेगा? के बाद जी, आरटीएस सॉरी? का क्या बनेगा? आरटीएस का मैंने कहा क्या बनेगा? वो बैठेगा या खड़ा आरटीएस रहेगा? आरटीएस आरटीएस से चाहे बैठे चाहे खड़ा रहे उ उसमें दम-खम नहीं है। देखिए असल आरटीएस है अवाम। असल आरटीएस जो मतलब अगर 3 चीज़ों में कामयाब हो जाएगी, नंबर 1 घरों से निकलने में, नंबर 2 वोट हुँ, डालने में
वोट डालने के लिए अपना पोलिंग स्टेशन ढूँढने में है, वो तो घोस्ट पोलिंग स्टेशन है ना कि मैंने वोट अपना रजिस्टर करवाया कहीं और निकला कहीं और से, तो घोस्ट ही है ना। अच्छा, शनाख्ती कार्ड लेके जाएँगे, शनाख्ती कार्ड तो छीने नहीं जाएँगे, उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर से ये जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो अपने फॉर्म ले लेंगे। तो कोई बई नहीं है, कोई नामुमकिन नहीं चल है कि अगली गवर्नमेंट मरकज़ में भी और सूबे में भी पीटीआई की हो। अगरचे पीटीआई को बहुत सी नशिस्तों से महरूम कर दिया गया, इस वक़्त बहुत सी नशिस्तों से महरूम कर दिया गया है, इसलिए उनके लिए भी मुश्किल होगा कि वो हुकूमत को बहुत स्टेबल और बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकें, क्योंकि देखिए ना, खवातीन की नशिस्तें छीन ली, फलानी नशिस्तें छीन ली, बहुत से कैंडिडेट्स को भगा दिया। तो बिल्कुल, पीटीआई के लिए भी मुमकिनात में है कि वो फ्यूचर गवर्नमेंट कायम कर ले, और मुमकिनात में है कर कि ले। पंजाब से भुट्ट जो है, बिलावल भुट्टो टाइप लोग जो है ना, उनका पंजाब से सफाया हो जाए। पहले ही हुआ है, वो सफाया हो जाए। गलतफ़हमी में खड़े हुँ। हो गए हैं। जी। चलें इस पे देखते हैं। एक तो ये है कि आप अपने जो शो के नीचे कमेंट्स हैं, वो ज़रूर देखिएगा। मुझे पिछले शो का भी याद है कि लोगों ने ये कहा था कि जी मसलन मेरा शो मेरा सॉरी जो मेरा वोट है वो लाहौर में है, तो मेरी बहन का या मेरे भाई का वोट जो है वो कहीं इस्लामाबाद डाला हुआ है, कहीं किसी और शहर में डाला हुआ है, तो लोग बेचारे कह रहे थे कि हम कैसे वोट डालेंगे। ये भी एक बड़ा इश्यू है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि कई जगहों पे जो हमें उस दिन पता चला था, सरवर बारी साहब ने फरमाया था कि मिलियंस की तादाद में लोग जो डेड वोटर्स हैं वो अभी तक मौजूद हैं, और उनको भी ये इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें मेरा ख्याल है कि जो जो रिजल्ट्स हैं लेने तक लोगों को अपने उधर से निकलना नहीं चाहिए, नो मैटर व्हाट, जिस तरह भी हो। ये तबाही फेरेंगे लोगों की, जिस तरह भी हो उसको रेजिस्ट करना पड़ेगा, और पीसफुली रेजिस्ट करना पड़ेगा लोगों को। देखिए, रेज़िस्टेंस एक लिमिट तक वो पीसफुल होती है। जो एक इंटरनेशनल भी अगर आप देखें ना, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, वो हम्म, कहते हैं कि रेज़िस्टेंस एक हद तक पीसफुल होती है। उसके बाद हम्म, इन्कलाब फ्रांस होता है। आप कहीं भी देख लें कि एक हद तक रेज़िस्टेंस पीसफुल होती है, जब रेज़िस्टेंस का एक दौरानिया बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ हम्म, जाए, तो फिर रेज़िस्टेंस पीसफुल नहीं रहती। ये एक सोशल साइंसेज़ हैं। और सोशल इवन साइंसेज है। हम देखें कहीं, ये वो इस्लाम का दौर तो नहीं है ना, लीडर जो है वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हैं, जो पूरी मूवमेंट को एक पुरअमन रखें और सच्चाई पर हम्म, बुनियाद रख के सादिक और अमीन के तौर पर वो अपने आप को पेश करें, सरापा मुजस्सम पैकर वो सदाकत का, अमानत का, दयानत का। तो ये तो एब्सोल्युटली। झूठों की हुकूमत में 40% पे पर्चे उधर हैं, 40% पे पर्चे पीटीआई सॉरी इन पे पीपल्स पार्टी पे हैं, 40% पे नून पे हैं, और सारे के सारे अपने दौर में बरी हो गए हैं। एक पीडीएम बनी जो 18 महीने में मुल्क के सारे निज़ाम को डुबो के आ गई। तो मतलब ये है कि अब ये एक सारा का हम सारा एक उलट। एक निज़ाम में जकड़े में हैं। तो हम्म, जकड़े हुए जकड़े निज़ाम में से निकलने का एक ही तरीका है, और वो है अंगूठा। वोट, अंगूठा लगाएं, वोट। और उसकी जो है ना उसके रास्ते में दीवार बन के खड़े हो जाएं और कहें जी कि नहीं हमारा पाकिस्तान है, हम ही इसका फैसला करेंगे, और ये जो मेरा पाकिस्तान है, ये जो आप देख रहे हैं, इसको हमने बचाना है। जी, जी, बिल्कुल। निकलो जी, पाकिस्तान की बिल्कुल। खातिर, निकलो पाकिस्तान की खातिर, निकलो अपने ईमान की खातिर। सोहेब भाई बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी जी, मच। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।